बता देते हैं, ईरान के जेल यानी इवन पर इजराइल ने हमला कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको देंगे। लगातार संघर्ष जारी है और अभी जो सूचना मिल रही है वो ये कि ईरान के जेल पर इजरायली हमला हुआ है। राजनीतिक कैदियों के लिए प्रसिद्ध है इवन जेल। इजरायली सेना से जुड़ी कंपनी पर ईरानी साइबर हमला भी हुआ है। ईरान इजराइल जमकर एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें दाग रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की जो हम आपको बता रहे हैं। राजनीतिक कैदियों के लिए प्रसिद्ध इवन जेल और उस पर इजराइल ने हमला किया है। ईरान पर इजराइल ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। लगातार एक दूसरे के ऊपर मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं और ये इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं। पश्चिमी ईरान के साथ साथ ईरान के जेल पर भी इजराइल ने मिसाइलें दागी हैं। राजनीतिक कैदियों के लिए प्रसिद्ध है इवन जेल। ये उससे जुड़ी बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, कुछ तस्वीरें आई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट देखिए इन दिनों किस प्रकार से युद्ध की आग में झुलस रहा है, जिससे युद्ध में कल अमेरिकी एंट्री के बाद से ईरान पर इजराइल ने अपने तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने सोमवार को ईरान के 6 एयरपोर्ट जिसमें मशहद, तेहरान, हमादान, देजफुल, शाहिद बख्तरी और तबरीज पर ड्रोन हमले किए गए। हमले में ईरान के 15 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर नष्ट करने का दावा किया गया। इजरायली हमलों में रनवे, अंडरग्राउंड बंकरों, एक ईंधन भरने वाले विमान, ईरान के F-14, F-5 और H-1 जैसे फाइटर जेट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं इजरायली एयरफोर्स की बीती रात ईरान के शाहरुद में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाले फैक्ट्री पर बमबारी की खबर भी आई। ये जगह इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। इस हमले में इंजन बनाने वाली कई मशीनें और जरूरी इक्विपमेंट तबाह हो गए। इसके अलावा इजराइल ने तेहरान, केरमानशाह और हमादान में भी एयर स्ट्राइक की है। इजराइल ने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर एक बार फिर से हमला किया। यह हमला ठीक उसी जगह पर हुआ जहां सुबह अमेरिका ने बम गिराया था। दूसरी ओर ईरान भी इन हमलों पर लगातार पलटवार कर रहा है। ईरान ने इजराइल पर करीब 15 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं पिछले कुछ घंटों में। इजराइल के 5 शहरों पर रॉकेट से हमले किए गए। ईरानी हमले में इजराइल के कई शहरों में बिजली भी गुल हो गई है। ईरानी हमलों का सबसे ज्यादा असर उत्तरी और दक्षिणी इजराइल में दिखाई दिया है। यही नहीं, हमले के बाद ईरान को तख्ता पलट की धमकी देने वाले ट्रंप को भी ईरान ने जवाब दिया है। ईरान की मिलिट्री सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागरी ने कहा है कि गैम्बलर ट्रंप, आपने शुरू किया जरूर लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। आपको बता दें कि मध्य पूर्व में चौतरफा घिरे ईरान के पास अब रूस के अलावा कोई और सहारा नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की आज मॉस्को में पुतिन से मुलाकात संभव है और यह दर्शा रहा है कि वो रूस, जिसको ईरान ने यूक्रेन से जारी जंग के बीच में बड़े स्तर पर ड्रोन, मिसाइलें और अन्य हथियारों में मदद की थी, हथियारों के माध्यम से, वही अब मदद की बारी रूस की है, जिसने अपनी एक प्रतिक्रिया से साफ कर दिया है कि इस युद्ध में अमेरिका के बाद ईरान की ओर से रूस कभी भी एंट्री मार सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधे हमले के बाद रूस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूस के सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका को चेताया और कहा कि अब कोई देश ईरान को सीधे अपने न्यूक्लियर वॉरहेड यानी परमाणु हथियार देने को तैयार है। ऐसे में ये सवाल उठने लगे कि क्या रूस भविष्य में अपने न्यूक्लियर वॉरहेड ईरान के साथ साझा कर सकता है क्या, और क्या रूस का यही कदम तीसरे विश्व युद्ध की नींव रखेगा, जिसकी शुरुआत इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका ने एंट्री मारकर की है। इस पर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। एक तरफ मिसाइलों की बारिश और दूसरी ओर बर्बादी की चीखें। मध्य पूर्व में जल रहा है। इजराइल और ईरान की दुश्मनी अब परमाणु मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर इजरायली शहर हाइफा तक हर दिशा में सिर्फ धुआं, धमाका और तबाही की तस्वीरें सामने हैं। जिन हथियारों की गूंज पहले सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के कागजों में थी, वो अब रियल बैटलफील्ड में गरज रहे हैं। ईरान का दावा है कि हमने इजराइल के 9 सैन्य ठिकाने तबाह किए और ईरान के IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के 9 बड़े सैन्य ठिकानों को टारगेट कर तबाह कर दिया है।
तेहरान से जारी बयान में कहा गया, हमारा यह बदला सिर्फ शुरुआत है, अब इजराइल को हर सांस की कीमत चुकानी पड़ेगी। IRGC ने लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं, खास तौर पर गाजा के पास मौजूद इजरायली कमांड ठिकानों पर। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने पलटवार करते हुए कहा कि तेहरान को खंडर बना देंगे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को खुली छूट देते हुए कहा कि ईरान ने जो आग जलाई है, हम उसी में उसकी ताकत को राख कर देंगे। इजरायली वायुसेना ने तेहरान के पास कई रॉकेट और मिसाइल बेस पर अटैक किया है। सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही है कि ईरान के इस्फहान, बुशेहर और याजिद में भारी विस्फोट हुए हैं। अब तक ये लड़ाई ईरान और इजराइल के बीच चल रही थी, लेकिन इस जंग में ईरान से अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए अमेरिका भी कूद गया है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को भी तबाह कर दिया है और अमेरिका ने इजराइल को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। साथ ही फारस की खाड़ी में अपने 2 युद्धपोत भेजे हैं। वहीं रूस ने ईरान के समर्थन में बयान दिया है और पश्चिमी ताकतों को। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में झुलस रहा है। ईरान लगातार अमेरिका को चेतावनियां दे रहा है, धमकियां दे रहा है और आज मॉस्को में एक बड़ी मुलाकात भी होने जा रही है। उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान कनेक्ट हो रहे हैं। VN झा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर, आपका बहुत स्वागत है, समय देने के लिए आपका आभार। सोमशेखर जी हैं, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ वो भी कनेक्ट हो गए। सोमशेखर जी, आपका भी बहुत आभार, समय देने के लिए स्वागत है आपका। आप दोनों मेहमानों से मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ VN झा, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़े हुए हैं। सोमशेखर जी, पूर्व राजनयिक, जो हमारे साथ हैं, वो जुड़े हुए हैं। इन दोनों से मैंने परिचय आपका कराया ब्रेक पर जाने से पहले। लेकिन VN झा जी, शुरुआत में आपसे करूंगा इस चर्चा की। सर, किस प्रकार से देख पा रहे हैं आप मिडिल ईस्ट के संघर्ष को मौजूदा वक्त में, आज के अपडेट के साथ, अगर मैं आपसे समझूं तो? VN झा जी। आशीष जी, काफी भयानक है ये जो हम दृश्य देख रहे हैं वहां पे। ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं इसकी आशंका बहुत दिनों से कुछ हालत में लगाया जा रहा था कि शायद डायरेक्ट इस्राइल ईरान युद्ध हो, और वो आज देख रहा हूं कि ये वास्तविकता हो रहा है। अमेरिका के लिए जो आपने कहा था कि अमेरिका भी कूद पड़ा है, अमेरिका अभी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ है। हालांकि उसने अटैक किया हुआ, 3 न्यूक्लियर संस्थानों पे अटैक किया हुआ है, जो कि इस्राइल के बूते पे नहीं था। इस्राइल की ये कैपेसिटी नहीं थी कि फर्डो का जो वो सतह के नीचे तीसरा महल जो न्यूक्लियर प्रोसेसिंग का है, वहां पे वो अटैक कर सके, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वहीं पे 90% यूरेनियम एनरिच होती थी, और अभी तक जितने यूरेनियम उसने एनरिच किए हुए हैं उसका भी स्टॉक वहीं पे कहीं था। तो उसको खत्म करना जरूरी था अगर इस्राइल को अपनी सर्वाइवल सुनिश्चित करनी थी। वहीं पे अमेरिका ने उसकी हेल्प की है, लेकिन अमेरिका अभी डायरेक्टली जंग में नहीं कूदा है। बाय डेफिनेशन तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका ने अटैक किया। मतलब एक चीज बहुत स्पष्ट है सर कि अगर यहां से ईरान पलटवार करता है तो माना जाएगा कि अमेरिका कूदेगा युद्ध में। अमेरिका ने बम गिराया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है, उसने इजराइल की मदद की है, आप ये कह रहे हैं। अब बने रहेगा सर हमारे साथ, सोम साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। सोमशेखर जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? और दूसरी चीज़ ये कि आज पुतिन की मुलाकात होने जा रही है ईरान से, और ये मुलाकात विदेश मंत्री के साथ होगी ईरान के। इस मुलाकात को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका ने जब बॉम्ब गिराए लगातार 3 ठिकानों पर, उसके बाद से अब तक कोई प्रतिक्रिया टुवर्ड्स यूएस नहीं किया ईरान ने। क्या ये माना जाए कुछ बड़ा पक रहा है, कुछ बड़ी तैयारी के साथ ईरान अमेरिका को भी जवाब देगा इन बिटवीन? नमस्ते। ईरान ने ऑलरेडी बोल दिया है, अभी तक उधर से बयान आ चुका है कि जो अमेरिका ने जो बॉम्ब बरसाया है उधर ये 3 न्यूक्लियर साइट्स में, वो यूएन चार्टर का वायलेशन है और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का भी वायलेशन है। ऐसे जो ईरान का फॉरेन मिनिस्टर जो है अब्बास अरागची ने ये बोला है। ये पॉइंट नंबर 1 ये है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अभी तक जो है चेतावनी तो आ रहे ईरान से, लेकिन अभी तक किसी अमेरिकन टारगेट्स पर उन्होंने कुछ अटैक नहीं किया है। पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि डेफिनेटली ये जो मुलाकात है जो अब्बास अरागची का जो पुतिन के साथ हो रहा है
मतलब जो मॉस्को में जो मीटिंग हो रहा जी। है उसमें जरूर जो है काफी इम्पोर्टेंट चीज है, उनका डिस्कशन होगा। और मैं ये भी सोच रहा हूँ, ये समझ रहा हूँ कि जी। पुतिन इनको थोड़ा सा एडवाइस दे देंगे कि बहुत ज्यादा एस्केलेट ना करो, ईरान को ये एडवाइस दे सकता है। मैं ऐसा मानता हूँ। और एक बात ये है कि देखिए, जो अमेरिका ने जो अमेरिकन जो डिफेंस सेक्रेटरी है मिस्टर पीटर हेगसेट ने ये बोला है जी। कि देखिए हम ईरान के साथ वॉर नहीं चाहते, हम युद्ध नहीं चाहते ईरान के साथ, ऐसे ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। हमने सिर्फ जो है जो न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया है, तो हम लड़ाई नहीं चाहते, हम युद्ध नहीं चाहते। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है। और ये अभी आने वाला टाइम जो है ये ही बताएगा कि ईरान का रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है, अब बने रहेगा सर। अभियन झा जी भी हैं। अभियन झा जी, इजराइल लगातार ईरान पर अटैक कर रहा है, ईरान लगातार जो है अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स उधर इजराइल में दाग रहा है, दोनों तरफ काफी नुकसान हो रहा है। इससे प्राप्त क्या हो रहा है, जरा ये समझाइए दोनों देशों को, और ये कब तक चलता रहेगा? प्राप्त युद्ध से किसी को कुछ नहीं होता है, नुकसान ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसराइल को अगर सरवाइव करना है उस रीजन में, तो ईरान को न्यूक्लियर बनने से रोकना ही होगा। और ये मंशा इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने आज से 2 साल पहले यूएन के प्लेटफॉर्म पे दिया था। उन्होंने कहा था कि ईरान को न्यूक्लियर बनने से रोकने के लिए उनको जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। और वहीं पे आज देख रहे हैं आप, वही हो रहा है। देखिए, ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रतिष्ठान को जो जिस तरह से बढ़ाया हुआ है, वो किसी भी तरह से मतलब मैं एक चीज और, मैं इसमें एक मेरा छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन है सर, कि जिस प्रकार के अटैक्स इजराइल ने किए ईरान पर उनके परमाणु प्रोग्राम को रोकने के लिए, जिस प्रकार से उनकी मदद में अमेरिका बाहर आया, अमेरिका ने भी 3 उनके ठिकानों पर बम गिराए। अब बहुत सारी चीजें हो रही हैं, कई ये कह रहे हैं कि ये जो मिलिट्री स्ट्राइक रही अमेरिका की, वो ज्यादा कारगर नहीं रही है। ईरान का भी ये कहना है, रूस ने भी प्रतिक्रिया दी है कि जिस प्रकार से ये ढोल बजा रहा है अमेरिका, उस प्रकार से कामयाबी उनको वहां मिली नहीं है, उन्होंने अपना यूरेनियम का भंडार वहां से हटा लिया। तो इस प्रकार की बातें हो रही हैं। सीधा सवाल यही है सर मेरा आपसे, आपको लग रहा है क्या कि इन प्रयासों के बाद सरेंडर कर देगा ईरान और अपनी वो परमाणु हथियारों की जो तैयारियां उसकी चल रही हैं, उसको, उस प्रोग्राम को वो रोक देगा? आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, सरेंडर करने वाली बात नहीं है। अब तो सरेंडर जो ट्रंप ने एक ट्वीट किया था, सरेंडर अनकंडीशनली, वो इसी परिप्रेक्ष्य में कहा था कि ये जो फर्डो का जो न्यूक्लियर प्लांट है, जहां पे के न्यूक्लियर प्रोसेसिंग होती है, जहां पे उसके जो यूरेनियम के भंडार हैं, उसको सरेंडर करे, उसको एक MOU या एग्रीमेंट के अंदर में IAEA के इंस्पेक्शन के अंदर में लाए। उसका मतलब ये था, आज के दिन में जब वो ऐसा माना जाता कि वो खत्म हो गया है, फर्डो का जो पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन है, जो कि सबसे ज्यादा ईरान में सिक्योर था, वो आज के दिन में खत्म हो गया है। तो आप ये मान के चलें कि ईरान के पास में अब यूरेनियम नहीं रह गया है। अगर किसी और कंट्री उसको दे तो वो वेलकम है। नहीं, मैं उस पर ही बात करूंगा। अब चूंकि मैं ये सोमशेखर जी से समझूंगा कि क्योंकि रूस का ये बयान आया कि भाई अब कोई भी देश ईरान को सीधे अपने न्यूक्लियर वॉरहेड यानी परमाणु हथियार देने को तैयार होगा। ये बोलना कितना गंभीर हो जाता है और ये कितनी महत्वपूर्ण बात रूस ने कही है, और क्या ऐसा संभव होगा, ये मैं सोमशेखर जी से समझूंगा। लेकिन बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में छिड़े भीषण संघर्ष की। हमारे साथ 2 मेहमान कनेक्ट हैं, झा साहब हैं, सोम जी हमारे साथ हैं। हम लगातार इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आज बातचीत कर रहे हैं। सोम साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल आपसे टॉस किया था, मैं उसी पर चाहूंगा आपका जवाब। क्या ये स्थिति भविष्य में हम बनती देख पाएंगे क्या कि रूस भविष्य में अपने न्यूक्लियर वॉरहेड ईरान के साथ साझा करे? क्या इसकी गुंजाइश दिखती है? क्योंकि बयान रूस ने दिया है कि अब कोई भी देश ये चीज करने की कोशिश करेगा। मैं नहीं समझता कि जो रूस या और कोई भी कंट्री अपना न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है और किसी कंट्रीज को देंगे, एक्सेप्ट इन बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में क्लोज डिफेंस एलाइज को ऐसा कोई जो कर सकता है। लेकिन
अभी हमारे कॉन्टेक्स्ट पे रशिया कोई न्यूक्लियर वेपन्स को ईरान को देने के बाद जो है वो बिल्कुल एक सिर्फ एक स्टेटमेंट ही माना जाऊंगा मैं। ये जो मिस्टर मेदवेदेव जो पहले जो रशिया का जो प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति था, उन्होंने कहा है ये, लेकिन इसमें काफी काफी वेट देने का या काफी इंपॉर्टेंस देने का वो नहीं है। रशिया एकदम ईरान को जाके कोई न्यूक्लियर वेपन्स देने का जो चांस है मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा जी। अच्छा, और दूसरी बात है कि और किसी कंट्रीज जो फॉर एग्जांपल वी नो की न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कौन कौन है हम जानते हैं, फिर रशिया, एक रशिया हो गया, एक चाइना हो गया। ये हो सकता है कि वो जो उनका जो टेक्नोलॉजी दे सकता है, उनको बाकी सारा सपोर्ट दे सकता है जी, लेकिन न्यूक्लियर वॉरहेड्स देने के बाद तो कुछ और ही हो जाता है। ठीक है झा साहब, ठीक है सर। झा साहब, मैं आपसे भी यही सवाल समझूंगा, मेदवेदेव का जो बयान आया उसको कितनी गंभीरता से अपने को लेना चाहिए, समझना चाहिए इसको कि भाई अब कोई भी देश जो है ईरान को सीधे अपने न्यूक्लियर वॉरहेड देने को तैयार है, किस प्रकार से इसे देखा जाए? आशीष जी, मैंने एक न्यूक्लियर आर्सेनल की एक बड़ी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, मोस्टली आर्म फोर्सेस में बहुत कम लोगों को होती है, और मैं फॉर्चुनेट था कि मैंने वो ट्रेनिंग ली है जी। देखिए, न्यूक्लियर वॉरहेड ऐसा होता है जो कि आप किसी को देना नहीं चाहेंगे और कोई लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी सी भी कहीं डिजाइन की या टेक्नोलॉजी की खामी है तो हो सकता है कि वो वॉरहेड अपने ही देश में वो फट जाए और आपका देश तबाह हो जाए। होता क्या है कि जैसे अमेरिका ने या रशिया ने किसी और कंट्री के ऊपर में, किसी और कंट्री में, उसके टेरिटरी में अपना एक बेस रखा है, उसमें अपने लोग रखे हैं, अपने साइंटिस्ट और अपने टेक्नोलॉजीज रखे हैं जो उसको ऑपरेट कर सकता है। तो ये एक चीज है कि आप अपने वॉरहेड दूसरे कंट्री में अपनी निगरानी के अंदर अपनी जो मैन पावर और सपोर्ट है उसके अंदर रखते हैं, लेकिन वॉरहेड आप किसी को नहीं देते हैं और न ही कोई किसी दूसरे के वॉरहेड को लेना ना ही इसको कोई लेगा। ना, ठीक है। शुक्रिया आपका समय देने के लिए वीरेंद्र झा जी, और सोमशेखर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।